प्यारे सभी विद्यार्थी, प्रतियोगी छात्र छात्राएँ, विशेष रूप से आज सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई और शुभकामनाएँ। सभी देशवासियों को, भारत के सभी विद्यार्थी छात्र छात्राएँ जो प्रतियोगी परीक्षा से तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये पर्यावरण का विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है। खास करके विश्वविद्यालय परीक्षा बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए पर्यावरण का पेपर अनिवार्य है। इसे पास होना ज़रूरी है, तभी पास माना जाएगा। तो आज हम कुछ पर्यावरण के अध्ययन कुछ विशेष क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा है और मेरा आप हमसे जुड़ने के लिए यूट्यूब पर टारगेट विद शैलेंद्र है, वहाँ पर यूट्यूब पर सर्च करें और हमारे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वह आपको तुरंत मिल सके। दूसरा चैनल है ऑटो प्ले पर गाइडेंस है, वहाँ पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित बहुत से वीडियो को प्रेषित किया गया है, जिससे कि विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। आप भी हमसे जुड़ के अपना मार्गदर्शन आप हमें दीजिए, मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूँगा और अपने विचार जो है आप भी डिस्क्रिप्शन में दीजिए। आते हैं, चर्चा करते हैं। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं न टूटने वाली अणुओं से, पॉलीमर से, अकार्बनिक यौगिकों से कि प्रोटीन से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं न टूटने वाले अणुओं से, पॉलीमर से, अकार्बनिक यौगिकों से कि प्रोटीन से। तो इसका सही आंसर होगा पॉलीमर से। पॉलीथीन मूलतः कार्बन एवं हाइड्रोजन के अणुओं से मिलने से बनता है या एथिलीन C2H2 का पॉलीमर या बहुलक होता है। पॉलीथीन में एथिलीन के अणु आपस में इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उनका जैविक रूप से अपक्षय नहीं हो पाता है। यही कारण है कि प्लास्टिक की थैलियाँ उपयोग के बाद फेंके जाने पर स्वतः नष्ट नहीं होती हैं और पर्यावरण प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारण बनती है। इसकी खोज 1953 ईस्वी में इटली के रसायन शास्त्री गिलियो नत्ता और कार्ल जिगलर, ये जर्मनी के हैं वैज्ञानिक, गिलियो नत्ता और कार्ल जिगनर ने की थी। इसकी खोज 1953 ईस्वी में कार्ल जिगलर और गिलियो नत्ता ने इसे सर्वप्रथम खोजा था। कार्बन एवं हाइड्रोजन के कण आपस में एक श्रृंखला बनाते हैं तथा एकल बंध और द्विबंध के रूप में स्थापित हो जाते हैं। इस खोज के लिए गिलियो नत्ता और कार्ल जिगनर को 1963 ईस्वी में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का कार्य करता है? फर्न है, मनी प्लांट है कि लाइकेन है कि अमरबेल है? तो निम्नलिखित में कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का काम करता है? वह है लाइकेन है। लाइकेन सबसे अच्छा सूचक है वायु प्रदूषण के लिए है कि जल प्रदूषण से संबंधित है, कि मृदा प्रदूषण से संबंधित है, कि ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। तो लाइकेन सबसे अच्छा सूचक है वायु प्रदूषण के लिए है। लाइकेन है वायु प्रदूषण से संबंधित है।
लाइकेन पेड़ों की छालों पर उगे हुए होते हैं। लाइकेन पेड़ों की छालों पर उगे हुए होते हैं। लाइकेन का निर्माण शैवाल तथा कवक के द्वारा होता है। नाइट्रीकरण करने वाले जीवाणु भूमि की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। इसे पौधे जड़ों द्वारा खाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके बदले पौधे इन जीवाणुओं को भोजन एवं रहने के लिए स्थान देते हैं। इस प्रकार इस सहजीविता का प्रभाव पौधों एवं वातावरण पर पड़ता है। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर पड़ता है। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर पड़ता है, क्योंकि यह बड़े संवेदनशील होते हैं जो प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करते हैं। तो लाइकेन सबसे अच्छा सूचक है वायु प्रदूषण का। लाइकेन्स निम्न श्रेणी की एक छोटी वनस्पतियों की एक समूह होती है। लाइकेन्स अर्थात निम्न श्रेणी की ऐसी छोटी वनस्पतियों की समूह होती है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। यह वायु प्रदूषण के प्रति संवेदी है, इसलिए यह नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। मृदा में, वायु में या जलवायु वातावरण में या उपरोक्त में से कोई नहीं। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। इसका सही आंसर होगा जलीय वातावरण का जो सूचकांक है वह है जलीय वातावरण का। BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जल प्रदूषण मापने की एक मुख्य इकाई है। BOD क्या है? जल प्रदूषण मापने की एक मुख्य इकाई है। कार्बनिक एवं अकार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होने के लिए जल निकायों में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिससे जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घटने से उसकी मांग बढ़ जाती है। BOD का अधिक होना जल के संक्रमित होने को दर्शाता है। जैव उपचारण बायो रिमेडिएशन से तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन या रोगाणुओं व पीड़कों पर जैविक नियंत्रण या शरीर में अंगों का प्रत्यारोपण या सूक्ष्म जीवों का सहायता से रोगों का निदान। तो जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन है जैव उपचारण। सूक्ष्म जीवों के प्रयोग द्वारा पर्यावरण के विषैले टॉक्सिक प्रदूषक पदार्थों के निष्कासन की प्रक्रिया जैव उपचारण बायो रिमेडिएशन कहलाती है। अर्थात सूक्ष्म जीवों के प्रयोग द्वारा पर्यावरण से विषैले प्रदूषक पदार्थों के निष्कासन की प्रक्रिया जैव उपचारण बायो रिमेडिएशन कहलाती है। इसके द्वारा किसी विशेष स्थान पर पर्यावरणीय प्रदूषकों के हानिकारक प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा प्रदूषक कारक जैविक रूप से अपघटित होता है? एस्बेस्टस है, प्लास्टिक है, मल है कि DDT है? प्यारे विद्यार्थियों बताएं इसका आंसर। एस्बेस्टस है, प्लास्टिक है या मल है, DDT? तो कौन सा प्रदूषक जैविक रूप से अपघटित हो जाता है? तो वह है मल जो है वह अपघटित हो जाता है।
एस्बेस्टस, डीडीटी एवं प्लास्टिक ऐसे प्रदूषक कारक हैं जो जैविकीय रूप से अपघटित नहीं होते हैं, जबकि मल जो है जैवीय रूप से अपघटित हो जाते हैं। एस्बेस्टस, प्लास्टिक, डीडीटी ऐसे प्रदूषक हैं जो अपघटित नहीं होते हैं, जबकि मल क्या है, अपघटित हो जाते हैं। सरसों के बीज में अपमिश्रक के रूप में समानता निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? आर्जीमोन के बीज को, कि जीरा के बीज को, कि पपीता के बीज को, कि धनिया के बीज को? तो सरसों के बीज अपमिश्रण के रूप में समानता आर्जीमोन के बीज का उपयोग किया जाता है। सरसों के बीज के अपमिश्रण के रूप में सामान्यतः आर्जीमोन के बीज का प्रयोग किया जाता है। आर्जीमोन मैक्सिकाना, मैक्सिको में पाई जाने वाली पोस्ते की एक प्रजाति है। सरसों के तेल में इसकी मिलावट से ड्राप्सी नामक महामारी फैल जाती है। तो आर्जीमोन से ड्राप्सी नामक रोग हो जाता है। प्रदूषण युक्त वायुमंडल में निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ऑक्सीजन के द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है, कि नाइट्रोजन के द्वारा, कि हवा से, कि वर्षा से? तो इसका सही आंसर होगा रेन के द्वारा किसी भी वायुमंडल को स्वच्छ किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक से संबंधित नहीं है? स्मॉग, अम्ल वर्षा, इनमें से कोई नहीं। तो यूट्रोफिकेशन जो है ये वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। एक बार और दोहरा लेते हैं। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जाता क्योंकि वे पॉलीमर से बनी होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण जैविक सूचक का कार्य करता है? वह है लाइकेन। लाइकेन सबसे अच्छा सूचक है वायु प्रदूषण का। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है जलीय वातावरण का। जैव उपचारण, बायो रिमेडिएशन से तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण के विषैले पदार्थों के निष्कासन से। निम्न में से कौन सा प्रदूषण कारण जैविक रूप से अपघटित हो जाता है? मल हो जाता है। डीडीटी, प्लास्टिक, एस्बेस्टस ये अपघटित नहीं होता है लेकिन मल हो जाता है। सरसों के बीज में अपमिश्रण के रूप में समानता निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाता है? आर्जीमोन के बीज को प्रयोग में लाया जाता है। आर्जीमोन के प्रयोग करने से ड्राप्सी नामक रोग हो जाता है। प्रदूषण युक्त वायुमंडल में निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है? वह है वर्षा के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? वह है यूट्रोफिकेशन है।